अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम देखने जा रहे हैं जी कि रोल ऑफ सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस। जैसे कि हमने पीछे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देखा है, उसमें हमने देखा जी कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो लाइट एनर्जी का मेन सोर्स क्या है, लाइट एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, तो वो मैंने लिखा है जी कि सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सन जो है वो एनर्जी का मेन सोर्स है, और सन से एनर्जी किस फॉर्म में आती है, लाइट के फॉर्म में आती है। तो हम कह सकते हैं जी कि लाइट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती हैं? द वेव्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वो वेव्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होती हैं, उन वेव्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, ये जैसा कि ये आपके सामने एक वेव बनी हुई है, एक रेडिएशन जा रही है वेव, और इस रेडिएशन में डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं। ये हमारे पास बड़ी वेवलेंथ है, और ये ऐसा ऐसा इधर को छोटी वेवलेंथ है, वो कम होती जा रही, छोटी होती जा रही है। तो वेवलेंथ क्या होती है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ वर्ड ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। मुख्तलिफ वेवलेंथ है इसमें, और वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ कहते हैं हम डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्रेस्ट, ये इस जो अपर पीक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, उसे हम क्रेस्ट कहते हैं, और जो लोअर पीक होती है उसे हम ट्रफ कहते हैं। तो द डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के दरमियान का, दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के क्रेस्ट के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हम कह सकते हैं जी क्या जी, वेवलेंथ है। या ट्रफ के दरमियान का डिस्टेंस, वो भी वेवलेंथ है। तो हम आगे क्या कहते हैं जी कि वेवलेंथ रेंजेस फ्रॉम लेस देन अ नैनोमीटर गैमा रेज टू मोर देन अ किलोमीटर रेडियो वेव्स। तो इसमें हम जैसा कि देखते हैं कि वेवलेंथ जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, वो नैनोमीटर से स्टार्ट होती है उसकी रेंज, यानी कि गैमा रेज से, और कहाँ तक जा रही है, किलोमीटर तक जा रही है, जो कि रेडियो वेव्स है। यानी कि इतनी शॉर्ट भी हो सकती है कि नैनोमीटर है बहुत ही कम, नैनोमीटर 10⁻⁹ इतनी शॉर्ट भी हो सकती है, और फिर किलोमीटर्स तक इतनी लेंथ भी उसकी हो सकती है वेवलेंथ की। तो इसीलिए जब हम देखते हैं कि अमेरिका में या इंग्लैंड में कुछ ट्रांसमिशन चल रही होती हैं, तो अगर आपके पास कोई अच्छा रेडियो है तो वो रेडियो जो है वो इन वेवलेंथ्स को पिक कर लेता है, और आप वो ट्रांसमिशंस को सुन सकते हैं। तो इसका ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रेडियो वेव्स जो है उनकी वेवलेंथ जो है वो किलोमीटर्स में बहुत बड़ी है। तो ये इसके रास्ते में जितने भी ऑप्टिकल्स आते हैं, हर्डल्स आती हैं, उन सबको क्रॉस कर जाती है, फलांग कर आगे चले जाती है। जबकि जो गैमा रेज है इनकी वेवलेंथ बहुत ही शॉर्ट है, तो ये हमेशा पेनिट्रेट होने की कोशिश करती है, इंटर होने की कोशिश करती है, बजाय इसके कि ये फलांग कर जाएं। सो एनीवेज हम देखते हैं कि द इंटायर रेंज ऑफ रेडिएशन, ये रेडिएशन की जो इंटायर रेंज है, इसमें शॉर्ट वेवलेंथ भी है, फिर थोड़ी सी और वेवलेंथ बड़ी होगी, और फिर बहुत बड़ी वेवलेंथ होगी। इस पूरी इंटायर रेंज को हम कहते हैं जी रेडिएशन, और ये रेडिएशन कहते हैं। और ये रेडिएशन किस पे दिखाई जाती है, ये दिखाई जाती है जी स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर रहे हैं। स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं जी, कोई भी ऐसा स्केल जिस पर हम किसी चीज की पोजीशन को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, उसे हम कहते हैं जी स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जैसे कि आपके सामने एक स्केल बना हुआ है, अब ये क्या दिखा रहा है जी हमें, ये हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की पोजीशन बता रहा है, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी एनर्जी बता सकता है, उनकी वेवलेंथ बता सकता है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। अच्छा जी, तो एक पॉइंट हो रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसको देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसे हम कहते हैं जी फोटो स्पेक्ट्रोमीटर। ये टर्मिनोलॉजी आपने याद रखनी है एमसीक्यूज के हवाले से, फोटो स्पेक्ट्रोमीटर। तो यहाँ पे हम देखते हैं जी स्केल में, स्पेक्ट्रम में, कि यहाँ पर हमारे पास गैमा रेज हैं जिनकी के शॉर्टर वेवलेंथ है, हमने यहाँ पर देखा नैनोमीटर में, तो इनकी वेवलेंथ बहुत शॉर्ट है। फिर एक्सरे आ जाती है, इनकी वेवलेंथ इससे बड़ी होती है, यूवी, फिर इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव्स की बहुत बड़ी वेवलेंथ होती है। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, हमारे पास वेवलेंथ जो है वो लॉन्गर होती जा रही है। ये गैमा रेज की शॉर्टर वेवलेंथ, रेडियो वेव्स लॉन्गर वेवलेंथ, और इनका एक रिलेशन होता है वेवलेंथ का एनर्जी के साथ, वो इन्वर्सली रिलेशन होता है। ये यहाँ पे मैंने लिखा है कि एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। वेवलेंथ जितनी बड़ी होगी एनर्जी उतनी ही कम होगी। लॉन्गर वेवलेंथ लोअर एनर्जी, शॉर्टर वेवलेंथ हायर एनर्जी। अब यहाँ पर दरमियान में एक सेक्शन बना हुआ है स्केल के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये इस इतने से हिस्से से, इतने से स्पेक्ट्रम से पूरी दुनिया जो है वो चल रही है। अब ये स्पेक्ट्रम क्या है जी,
ये स्पेक्ट्रम को अगर हम यहाँ पर खोल के देखते हैं तो इस स्पेक्ट्रम में सन लाइट की वो एनर्जी है जो विजिबल लाइट है, जो हम देख सकते हैं, और वो कितनी, उसकी रेंज क्या है जी, 380 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर के दरमियान इसकी रेंज है। यानी कि 380 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर की वेवलेंथ जो है वो सिर्फ लाइट एनर्जी या विजिबल लाइट है जो हम देख सकते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसको ड्राइव कर रही है, चला रही है, और जिससे पूरी दुनिया का निज़ाम और फूड चेन और फूड सर्कल जो है वो सारा का सारा चल रहा है। तो दिस सेगमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लाइफ ये है जी, ये वो सेगमेंट है। उसके बाद इसको हम विजिबल लाइट क्यों कहते हैं या विजिबल सेगमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन आई से देखा जा सकता है, हम इसको अपनी आंख से डिटेक्ट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए ये क्या कहते हैं कि हम इसको विजिबल लाइट कहते हैं। तो यहाँ पर हमें एक और चीज़ को नोट कर लेते हैं कि हम कह रहे हैं कि लाइट आल्सो एक्ट एज अ बीम ऑफ पार्टिकल ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कॉल्ड फोटॉन्स। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा और 12th में आप और क्लियरली पढ़ लेंगे कि लाइट की जो है वो दो नेचर्स होती हैं, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। वेव नेचर को हम डिस्कस कर चुके हैं, और पार्टिकल नेचर को हम अगर देखें तो हम कहते हैं जी कि पार्टिकल जो होता है लाइट का वो बेसिकली फोटोन कहते हैं उसे, और वो एक्ट करता है, अब ये एक पार्टिकल है वेव का, तो ये ऐसे स्ट्रेट पाथ में मूव करता है, ना कि वेव की शक्ल में ऐसे मूव करेगा। जैसा कि अगर हम सपोज करते हैं कि हम कोई बॉल फेंकते हैं तो वो एज अ पार्टिकल स्ट्रेट जाती है, ना कि वेव की फॉर्म में ऐसे ऐसे जाएगी, ठीक है। तो ये आगे हम देख रहे हैं कि एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ये हम देख चुके हैं। सो शॉर्टर द वेवलेंथ ऑफ द शॉर्टर द वेवलेंथ द ग्रेटर द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन ऑफ दैट लाइट, कि यानी कि कोई भी फोटोन जो है अगर तो वो ग्रेटर वेवलेंथ से निकल रहा है फोटोन, तो फिर उसकी एनर्जी जो होगी वो कम होगी। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो ये हमने एक वेवलेंथ बना ली, तो जो फोटोन यहाँ से निकलेगा उसकी एनर्जी कम होगी एज़ कम्पेयर टू उस फोटोन से जो यहाँ से निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो फोटोन यहाँ से जो निकलेगा इसकी वेवलेंथ जो होगी वो कम है और इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। यहाँ पर वेवलेंथ ज़्यादा है तो एनर्जी यहाँ पर इस फोटोन की कम होगी। तो आगे कह रहे हैं कि ऑल्दो सन रेडिएट फुल स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बट एटमॉस्फेयर एक्ट लाइक अ सिलेक्टिव विंडो अलाउइंग विजिबल लाइट टू पास व्हाइल स्क्रीनिंग आउट अदर रेडिएशंस। तो जो सूरज जो है वो ऑल किस्म की जो स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें जितनी भी वेव्स हैं तमाम किस्म की, तमाम वेवलेंथ्स की, वो सबको ही रिलीज करता है। सन जो है वो उनको रेडिएट करता है, लेकिन ज़मीन पर सिर्फ वही पहुंचती हैं जो कि विजिबल लाइट से गुजरती, जो हमने स्पेक्ट्रम रेडिश कलर में बनाया था। तो सारा स्पेक्ट्रम जिसमें गामा रेज, एक्स रेज, यूवी लाइट और रेडियो वेव, ये सारी ही रेडिएट करता है सूरज, लेकिन ज़मीन पर कौन सी पहुंचती हैं, सिर्फ विजिबल लाइट। क्यों? क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो एज अ सिलेक्टिव विंडो के तौर पर काम करता है, वो कुछ को अंदर आने देता है और कुछ को अंदर आने नहीं देता, बल्कि किसी को भी नहीं आने देता मां सिवाय लाइट के, विजिबल लाइट के। बाकी सारी वेवलेंथ्स की जो रेडिएशंस हैं उनको वो रिफ्लेक्ट कर देता है, बाहर स्पेस में ही भेज देता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो हमारे पास, अगर हम ओजोन की बात करते हैं तो ओजोन यही काम करती है। तो जो कहते हैं जी कि ओजोन डिप्लीट हो गया, तो उससे नुकसान क्या होता है जी कि जब ओजोन डिप्लीट होती है तो हायर फ्रीक्वेंसी, हायर एनर्जी की जो रेडिएशंस हैं वो यहाँ से पास होकर जब आएंगी अंदर हमारे एटमॉस्फेयर में तो हमारी बॉडी पर गिरेंगी, तो वो सेल डैमेज करेंगी और सेल के डीएनए को डैमेज करेंगी। तो डीएनए के डैमेज होने से सेल अपना कंट्रोल खो देगा और इस तरह से कैंसर कोज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए आ जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि मोस्टली हाई एनर्जी वेवलेंथ रिफ्लेक्टेड बैक, ज़्यादातर जो हाई एनर्जी वाली होती हैं वो ही बैक जाती हैं।